नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह माहेश्वरी समाज की भूमिका की सराहना की। कहा ये समाज कभी जॉब सीकर नहीं बल्कि हमेशा जॉब क्रिएटर रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में सबसे पहले बलिदान देने वाले दोनों भाई माहेश्वरी समाज से ही थे। उन्होंने स्वदेशी स्वभाषा और देश में नई चीजों के उत्पादन पर जोर देते हुए कहा, माहेश्वरी समाज देश को हर क्षेत्र में आगे ले जाने की क्षमता रखता है। आभूषण इस देश को हर क्षेत्र में आभूषण पहने हुए व्यक्ति की तरह चमकाने का काम माहेश्वरी समाज को होता है। और देश और विदेश में फैलने के बाद भी बहुत बड़े पदों पर, बहुत बड़े स्वीकृति के साथ संस्थानों पर पहुंचने के बाद भी अगर कोई एक समाज अपने मूल से जुड़ा रहा है तो मैं गौरव से कह सकता हूं माहेश्वरी। इस समाज ने देश को जब जिस प्रकार की जरूरत पड़ी उस प्रकार से देश के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। जब मुगलों के साथ लड़ते थे तब लड़ने वाले राजे महाराजों के युद्ध के खजाने ही माहेश्वरी समाज ने भरने का काम। जब अंग्रेजों के सामने लड़ते थे तो महात्मा गांधी की लड़ाई का, स्वातंत्र संग्राम का पूरा खर्च, इसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है, मगर पूरी दुनिया को मालूम है कि माहेश्वरी समाज के सेठ को ही ने ही और जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना था, आत्मनिर्भर बनना है, उद्योगों के क्षेत्र में पूरी दुनिया की स्थितियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, तो उसमें भी माहेश्वरी समाज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहे। संगम में स्नान और हनुमान जी के दर्शन के बाद वे जगत गुरु रामानंद आचार्य की 726वें जन्मोत्सव समारोह में पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जाति और संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने की राजनीति पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर भारत जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर बटा तो हालात बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की घटनाओं पर उनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राम मंदिर जाकर दर्शन किए और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है तो हम यूपी के लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि वे वोटर लिस्ट ठीक होगी। इधर जो अंतर नजर आ रहा है वे इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई साजिश चल रही है। पीडीए समाज का वोट काटने और अपना वोट बढ़ाने की बात जब एक प्रतिष्ठित अखबार में आई कि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? जयपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया है। बेढम ने कहा कि डोटासरा नौटंकीबाज की तरह बयान दे रहे हैं और जवानों के हौसले बढ़ाने के बजाय नियुक्ति पत्रों पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में अपराध बढ़ने और भाजपा के 2 साल के कार्यकाल में अपराध में कमी आने की बातें कही। बेढम ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें जो है युवाओं के साथ खड़ी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद डोटासरा जी का आज बयान मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। उस बयान देते समय डोटासरा जी लग रहे हैं कि कोई नौटंकी कर रहे हों। आपका जो हाव भाव एक राजनेता की तरह नहीं, एक नौटंकीबाज की तरह नजर आया। और उसमें आप कह रहे हैं कि कल जो देश के गृह मंत्री जी पधार रहे हैं जयपुर में, वो सिर्फ नियुक्ति पत्र देंगे। डोटासरा जी, जवानों का हौसला बढ़ाना, हौसला अफजाई करना, ये प्रत्येक राजनीतिक दल के कार्यशैली का भाग होना चाहिए। लेकिन आपने तो जो किया है वो पूरी जनता के सामने है ना। आपके समय पर जो अपराध का ग्राफ था, सरेआम लूट, हत्याएं, बलात्कार हो रहे थे, आपकी नजर उधर नहीं थी। आपकी नजर तो ये थी कि सरकार कैसे बचे। अपने नेताओं को नीचे दिखाने के लिए उल जलूल बयानबाजी आप कर रहे थे। लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम युवाओं के साथ खड़े होकर के उनके सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं और ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि भारत की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, आपके साथ खड़ी है। आइए हम सब मिलकर नए भारत का निर्माण करें, नए राजस्थान का निर्माण करें। इधर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें ममता से 72 घंटे के भीतर अपने दावों के सबूत मांगे गए हैं। शुवेंदु ने कहा कि ऐसा न करने पे वे ममता के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे।
दरअसल ममता ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी कोयला तस्करी मामले में शामिल हैं। कोयला घोटाले का पैसा शुवेंदु के जरिए शाह तक जाता है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक कार्यालय में ईडी की छापेमारी के विरोध में एक सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की थी। सीएम ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। इस दौरान बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव भी है। प्रशासन की प्राथमिकताओं को लेकर आज कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीर साफ है, जहां एक और मंत्री जी की स्वागत को लेकर पूरी सरकारी मशीनरी मुस्तैद दिखाई दी, अधिकारी कर्मचारी लाइन में खड़े नजर आए, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पर लगे पोस्टर और स्टैंडी जमीन पर बिखरे पड़े रहे। ये कोई तकनीकी चूक नहीं है, बल्कि सोच की कमी को दर्शा रहा है। अगर मुख्यमंत्री का नाम लगाना ही था तो उसे सम्मान के साथ लगाया जाता, मजबूती और गरिमा के साथ लगाया जाता, लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे रहे मानो औपचारिकता निभाकर जिम्मेदारियां खत्म कर दी गई। सवाल ये भी है, क्या व्यवस्था सिर्फ कैमरे और मंच तक ही सीमित रह गई है? क्या सम्मान भी अब प्राथमिकता के आधार पर तय किया जा रहा है? जब प्रशासन का पूरा ध्यान जो है दिखावे और नंबर बढ़ाने में लगा हो, तो जमीन पर गिरते पोस्टर शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहे। और यही लापरवाही धीरे धीरे व्यवस्था की गंभीरता पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां सुशासन की बात भी खोखली नजर आती है। इधर जयपुर की सड़कों पर देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब एक बेकाबू ऑडी कार ने पत्रकार कॉलोनी के पास तांडव मचा दिया। इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऑडी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित हो गई और करीब 30 मीटर तक सड़क के किनारे लगे ठेलों को रौंदती चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सभी घायलों को जयपुरिया और सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वही घटना का संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज सीएम खुद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया है। थ्री विन चला दीजिए अब। तो कार हादसे की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि हादसे के बाद जो पुलिस प्रशासन है मौके पर पहुंची हुई है, और हादसे के बाद सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आ गया है। और हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई मंत्री घायलों से हालत का जायजा लेने पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि जयपुर की सड़कों पर देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू ऑडी कार, इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और इस हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि ऑडी कार रफ्तार इतना तेज थी कि वे डिवाइडर से टकराया और अनियंत्रित हो गई और करीब 30 मीटर तक सड़क के किनारे लगे ठेलों को रौंदती चली गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गया, चीख पुकार मच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार को जब्त में ले लिया है।
के बाद पुलिस प्रशासन भीड़ किस तरह से मौजूद है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और हादसे के बाद से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। किस तरह से यह हादसा हुआ है आप देख रहे हैं। एक तेज रफ्तार कार ऑडी कार जो तेज रफ्तार में चल रही है और इसने यह हादसा हुआ। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो घायल हो गए हैं 16 लोग, उनको हॉस्पिटल में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री, और उनका हालचाल ले रहे हैं। तो जयपुर में बेकाबू ऑडी कार ने देर रात सड़कों पर तांडव मचाया और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। अब घटना के बाद आज घायलों का इलाज के लिए एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और भाजपा राजस्थान के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना है। इधर मुंबई के वार्ड नंबर 173 में चुनावी सरगर्मी तेज है। यहाँ भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच सीधी टक्कर है। भाजपा की शिल्पा कालुस्कर और शिंदे गुट की पूजा कामले मैदान में है। चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिंदे गुट की शिवसेना के खिलाफ 50 खोखे एकदम ओके जैसे नारे लगाए। वार्ड 173 में मुकाबला हर गुजरते दिन और दिलचस्प और तीखा होता जा रहा है। अमेरिका भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से जो व्यापार रुका हुआ था वे अब फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन ये सब अमेरिका की निगरानी और शर्तों के साथ होगा। हालांकि इससे जुड़ी शर्तें क्या हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। Speaking of Venezuela, oil, what are we going to do with the oil that we have?
Going to do with what? The oil that has been seized. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. We're keeping it. Where's it going? Are we going to sell it or We're put it in gonna the keep strategic it. Maybe oil we'll sell reserve? it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping it. We're keeping. इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को किडनैप करने की मांग कर दी है। एक टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका को नेतन्याहू को उसी तरह पकड़ना चाहिए जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ा गया था। उन्होंने आगे कहा कि तुर्की भी नेतन्याहू को पकड़ सकता है और पाकिस्तानी इसके लिए दुआ कर रहे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने नेतन्याहू की मानवता का सबसे बड़ा अपराधी करार दिया और ये भी दावा किया कि गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ जो अत्याचार हुए हैं वे इतिहास में कभी नहीं देखे गए। इधर अम्बाला शहर की सब्जी मंडी के विक्रेता इन दिनों अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित है। लाइट और चार्जिंग पॉइंट की दिक्कत के साथ बिना रजिस्ट्रेशन वाले रेहड़ी चालकों की वजह से विक्रेताओं को ग्राहक तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। मंडी में आयोजित मीटिंग में मंडी के चेयरमैन जसविंदर सिंह और रिटेल सब्जी मंडी के प्रधान ने समस्याएं साझा की और आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इनका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है जी, हमारी मांग ये है कि एक तो इनलीगल फड़ियां लगती हैं अंदर आड़तियों के शेड में लगती हैं, प्लस जो बाहर आड़तियों के शेड के बाहर जो रेडी है वहां पे लगती है। तो ये पिछले 5 साल से लग रही है। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की मगर उसकी कोई समस्या किसी ने हल नहीं की। वहां पंचकूले तक भी गया, कोई समस्या इसकी हल नहीं हुई। चेयरमैन साहब ने हमें 1 हफ्ते का आश्वासन दिया है कि इसके अंदर हमारी मांगे सारी पूरी हो जाए। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो सरकार ने हमें जिम्मेवारी दी है और हमारा दायित्व बनता है कि उसको हम सही ढंग से पूरा करें और उसी कड़ी में हमारे दायरे में अम्बाड़ा की 3 मंडियां आती हैं, सब्जी मंडी, अनाज मंडी और घास मंडी। और सब्जी मंडी की कुछ समस्याएं चल रही थी, उसको लेके हम लगातार आड़तियों से भी हमने पीछे बैठकें की हैं और उसी कड़ी में आज रेडी फड़ी वाले भाई हैं जो हमारे, उनके साथ हमने बैठक की है। क्योंकि जो ये रेडी और फड़ी वाले साथी हैं, ये रीढ़ की हड्डी हैं सब्जी मंडी की। ये समृद्ध होंगे तो मंडी समृद्ध होगी। इनकी समस्याओं को लेकर हम आज इनके बीच में पहुंचे थे। ठीक है जी, हमारी दंतेवाड़ा के पूना मार्गे पुनर्वास अभियान में बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को 36 इनामी माओवादी समेत कुल 63 माओवादी कैडरों ने हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का प्रयास किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं, जिन पर कुल 1,19,50,000 रुपए का इनाम था। डीआरजी, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने आत्मसमर्पण में अहम भूमिका निभाई है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिदेशक सुंदरराज पतिलिंगम ने इस स्थायी शांति और समग्र विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया है। अब खबर हिमाचल के शिमला से है, जहां चलौठी में टनल निर्माण के कारण एक 6 मंजिला रिहायशी मकान में दरारें आ गई हैं, जिससे 15 परिवारों को रात में ही घर खाली करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टनल निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग और बड़ी मशीनों के इस्तेमाल से घरों में दरारें आई हैं। उनका ये भी कहना है कि 3 दिन पहले ही दीवारों में हल्की दरारें दिखने लगी थी, लेकिन निर्माण कंपनी और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो ढली बाईपास चलौटी रोड है, यहाँ पे जो टनल के कारण जो निर्माण हो रहा है 4 लाइन का, उसके कारण 5-6 बिल्डिंगों को रातों रात खाली कराने के आदेश दे दिए गए। जबकि ये आज का मुद्दा नहीं है कि रोड बन रही है। रोड बनते हुए यहाँ पर 1.5 से 2 साल हो गए और हम लगातार पिछले 1 साल से लगातार NHAI वालों को आगाह कर रहे हैं कि जो आप ये काम कर रहे हैं, इस काम करने से जो हमारा नुकसान हो रहा है, घरों को, बगीचों को, हर जगह नुकसान हो रहा है, इसकी तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है।
सर हमारे मकान के नीचे से टनल जा रही है, तो उसकी वजह से हमारे मकान के नीचे क्रैक्स आए, तो हमने कंप्लेंट भी की है। वो वहाँ से आए भी थे, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ खतरे वाली कोई बात नहीं है, आप घबराओ मत, पिलर में कोई दरार नहीं आई है, सिर्फ दीवारों पे आई है। फिर हमने वहाँ पे एसडीएम साहब उधर एप्लीकेशन भी दी और KMDC साहब को भी दी एप्लीकेशन। तो अभी शाम के टाइम कॉल आता है इनका कि आप खाली कर दो ये और ऊपर निकल जाओ मकान से बाहर। तो हमारे यहाँ इतने किराएदार हैं, 15 फैमिलियाँ रहती है, तो फिर सब सड़क में खड़े। इधर सिरमौर जिले के हरिपुरधार में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। शिमला से सोलन होते हुए कुपई जा रही निजी बस हरिपुरधार पहुंचने से पहले 300 मीटर दूर गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 52 यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। स्थानीय लोग और प्रशासन ने कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद राहत और बचाव काम शुरू कर दिया है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नाहन, सोलन और शिमला के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उपायुक्त प्रियंका वर्मा और पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया है। आज हमारे संगड़ा में हरिपुरधार में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। आज एक बस हमारी हरिपुरधार के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उस बस में जो बताया जा रहा है 40 के करीब यात्री सवार थे और अनफॉर्चुनेटली अब तक की जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें 13 पेशेंट्स की डेथ हो गई है। कुछ लोग यहाँ हम लोग संगड़ा में हैं, तो संगड़ा में उपचाराधीन है। 4 पेशेंट ददाहू रेफर हुए थे, उसमें से 2 की डेथ हो गई है, 2 अब नाहन जा रहे हैं और टोटल अभी केसेस जो यहाँ से रेफर हुए 9 केसेस अभी नाहन मेडिकल कॉलेज में रेफर हुए। काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनको उन्हीं के गाड़ी में बीइंग इमरजेंसी सिचुएशन खुद लेके जाया गया है और यहाँ पे प्रशासन और यहाँ के लोकल लोगों का पूरा सहयोग है और इसमें सबको जो फौरी राहत और जितनी हेल्प खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।